नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और इस वक्त की तमाम खबरें समेटकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत। हंगामे के बीच लोकसभा में 3 अहम विधेयक हुए पेश। मणिपुर माल और सेवा कर विधेयक 2025 लोकसभा में पारित। सत्र से पहले पीएम मोदी की राष्ट्र निर्माण के लिए सकारात्मक सोच अपनाने की अपील। कहा, संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने पीठासीन के तौर पर पहली बार की सदन की कार्यवाही संचालित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। समाज सेवा के क्षेत्र में की उनके उल्लेखनीय कार्य की सराहना। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियां एक्शन में। जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ तक 10 जगहों पर एनआईए, एटीएस और राज्य पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात। सीईओ दफ्तर के बाहर दिखा राजनीतिक टकराव। तृणमूल समर्थक बीएलओ ने की नारेबाजी। सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश से अराजकता की स्थिति। और बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को लगा एक और बड़ा झटका। ढाका की अदालत ने भूमि घोटाले में हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना और भतीजी को सुनाई कारावास की सजा। और शुरुआत कर लेते हैं संसद की खबर से, क्योंकि आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। और संसद की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की और बात में अपना संबोधन रखते हुए प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी बातें भी सामने रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के प्रयास में यह सत्र नई ऊर्जा भरेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष के लिए भी संकेत दिया कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी जरूरी है। संसद के सत्र को डिलीवरी के लिए यूज किया जाना चाहिए। और विपक्ष को यह भी तंज कसते हुए कहा कि पराजय की बौखलाहट नहीं, बल्कि ना ही विजय का अहंकार दिखना चाहिए संसद में, बल्कि राष्ट्र नीति ही होनी चाहिए प्राथमिकता, जिसके लिए सकारात्मकता बहुत जरूरी है। विपक्ष सदन में अपनी हार की हताशा ना निकाले। और बिहार के परिणामों के संदर्भ में ये बात कही गई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष अपनी रणनीति बदल लेनी चाहिए, उन्हें अपना दायित्व निभाना चाहिए और नेगेटिविटी नहीं, बल्कि नेशन बिल्डिंग, देश निर्माण पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो अपनी रणनीति बदल कर करना चाहिए काम। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा अपने संबोधन में कि नई पीढ़ी के नौजवान सांसदों को भी अवसर देने चाहिए और सभी सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर मिले, ये बहुत जरूरी है। तो संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी बातें। जैसा हमने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सभी से राष्ट्र निर्माण के लिए सकारात्मक सोच अपनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपना दायित्व निभाने और चर्चा में मजबूत मुद्दे उठाए जाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि कुछ दल पराजय को पचा नहीं पाते, उन्हें निराशा से बाहर निकल कर आना चाहिए।
कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए, सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर पूर्व सभापति के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया और साथ ही बेवजह सदन की कार्यवाही को बाधित करने को लेकर भी विपक्ष को घेरा। ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार-तार किया है और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। और संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में विपक्षी दलों के सांसदों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल बाधित हुआ। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को भी 2 बार स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच ही आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए गए। आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पेश किया। मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक भी आज सदन में पेश किया गया। विपक्षी दलों द्वारा हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 12:15 पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से रचनात्मक भागीदारी निभाते हुए सदन की कार्यवाही चलने देने की भी अपील की। और 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक चर्चा के लिए लाया गया, लेकिन हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो सकी और हंगामे के बीच ही मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया और लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। All these amendments were carried out in the Central GST Act for providing certainty to taxpayers and enhance the ease of compliance and the ease of living for taxpayers and businesses. It is important, therefore, sir, that these amendments are carried out in the Manipur State GST Act as well, so that taxpayers in Manipur also benefit from these changes. और इससे पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला विश्व कप क्रिकेट और महिला कबड्डी विश्व कप में भारत की जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
माननीय सदस्यगण, संपूर्ण देश के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। साथ ही हमारे लिए यह भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने दिनांक 23 नवंबर 2025 को नेपाल को हराकर पहला T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ फॉर द ब्लाइंड 2025 जीता है। इसी क्रम में आपके साथ साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 24 नवंबर 2025 को चीनी ताइपेई को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिया है। संसद के सत्र से पहले प्रधानमंत्री द्वारा हंगामे को लेकर विपक्ष को दी गई नसीहत का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समर्थन किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए बस बहाना चाहिए। चिराग जी, पीएम ने कहा कि ड्रामा नहीं डिलीवरी, कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से विपक्ष ने एक पैटर्न सा बना लिया है कि जब जब सदन चलेगा पहले तो आप क्रिटिसाइज़ कीजिएगा कि भाई इतने कम दिन क्यों हैं, और उसके बाद फिर सत्र को आप चलने नहीं दीजिएगा, आप हंगामा कीजिएगा, ऐसे ऐसे विषयों को लेकर कीजिएगा जिसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं। SIR का विषय है, आप चुनाव आयोग के पास जाइए, इसमें सरकार को घेरने का कोई मतलब नहीं बनता। बट हैविंग सेड इट ऑल, हम लोग हर विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये भी कहा कि निगेटिविटी के बजाय अगर नेशन बिल्डिंग का काम करें तो नए सांसदों को मौका मिलेगा। एब्सोल्युटली। और जो पहली बार के सांसद थे 2014 में, जब मैं भी पहली बार आया था, मुझे तकलीफ होती थी एक भी दिन अगर हाउस नहीं चलता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझसे मेरा मौका छीना जा रहा है अपनी बातों को रखने का, मेरे क्षेत्र मेरे प्रदेश से जुड़े विषयों को रखने का। और ऐसे में सोचिए कितने फर्स्ट टाइमर यंग मेंबर पार्लियामेंट्स हैं जो अपने क्षेत्र की बातों को, अपने प्रदेश की बातों को इसी मंच के माध्यम से वो रख सकते हैं। आप उनसे उनका मौका आप छीन रहे हैं, ये गलत है। और मुझे लगता है पूरे विपक्ष की कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है कि इन विषयों को साथ बैठकर सुलझाएं। सदन को बाधक करने का, सदन को नहीं चलना देना, इसका सलूशन नहीं हो सकता। विपक्ष की एक कलेक्टिव जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सदन चलने के लिए सत्ता पक्ष को आश्वस्त करे, क्योंकि कलेक्टिव जिम्मेदारी के साथ ही सदन का जो कामकाज है वो ठीक तरीके से चल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है, जो बात कही है, वो बिल्कुल सही कही है। ये कहना है चिराग पासवान। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने दिल्ली कार ब्लास्ट मामले से जुड़े सुरागों पर दक्षिण कश्मीर के 8 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच के तहत NIA टीम ने शोपियां में मौलवी इरफान के घर छापा मारा है, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। एक और छापा जासिर बिलाल के घर कुलगाम के काजीकुंड में मारा गया। इसके अलावा पुलवामा जिले के कोयल, चंदगाम, मंगलमपुरा और संबूरा गांवों में भी NIA की टीमें तलाशी अभियान चला रही हैं। संबूरा के आमिर राशिद के घर पर भी NIA की छापेमारी चल रही है, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों के अनुसार इन छापों का मकसद ऐसे नेटवर्क को तोड़ना है जो गुप्त तरीकों और फंडिंग के जरिए आतंकी गतिविधियों को समर्थन देते हैं। तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और अन्य सामान भी बरामद किया गया, जबकि कुछ लोगों से मौके पर पूछताछ भी की गई। NIA इस मामले की जांच जारी रखे हुए है ताकि ब्लास्ट और व्यापक टेरर फंडिंग नेटवर्क से जुड़े और लिंक्स सामने आ सके। और जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली ब्लास्ट मामले में आज NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस और ATS की टीम लखनऊ में शाहीन के घर भी पहुंची। दिल्ली ब्लास्ट के तार शाहीन से सीधे जुड़े हुए थे। इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी। NIA ये देखना चाह रही है कि इसके पीछे कौन से लोग हैं, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया गया, कहां से फंडिंग हुई। मामले के सारे तथ्य एकत्र करने के लिए शाहीन के घर तीनों विंग्स की संयुक्त टीम पहुंची है। शाहीन और उनके भाई डॉक्टर परवेज दोनों के घर में आज छापेमारी की जा रही है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें DD न्यूज। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान।
कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। और ब्रेक के बाद खबर पश्चिम बंगाल से, जहां चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच राज्य के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने आज बातचीत के दरवाजे खोले हुए हैं। सीईओ कार्यालय की ओर से जारी बयान में साफ कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्ति को अगर SIR को लेकर कोई शिकायत या आपत्ति है तो वे सीधे ऑब्जर्वर से मिल सकता है। आज सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक सीईओ कार्यालय की तीसरी मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात का समय दिया गया। सत्तारूढ़ पार्टी जहां SIR के मुद्दे पर लगातार हमलावर है, तो वहीं ऑब्जर्वर की ये पहल राजनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। चुनावी जिम्मेदारी मिलने के बाद सुब्रत गुप्ता कल फाल्टा का दौरा कर लौटे और उसी के तुरंत बाद उन्होंने ये घोषणा की। और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से सीईओ कार्यालय में मुलाकात की। और मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विधायकों का प्रतिनिधिमंडल जब बाहर निकला, उसी दौरान TMC समर्थक BLO अधिकार रक्षा कमेटी के मंच से सीईओ कार्यालय के सामने पहुंच गए। उन्होंने वहां लगे बैरिकेड को भी तोड़ने की कोशिश की और शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायकों पर अभद्र टिप्पणी की गई। इस सबके बीच वहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इससे पहले पश्चिम बंगाल में शनिवार को हुई घटना के बाद सीईओ कार्यालय के बाहर आज सुबह सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। तमिलनाडु में SIR के खिलाफ TVK पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 दिसंबर को सुनवाई करेगा। इस याचिका में TVK पार्टी ने तमिलनाडु में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल बागची की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान TVK पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने बताया कि स्कूल के शिक्षकों को बूथ लेवल ऑफिसर बनाकर लक्ष्य पूरे करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव कानून RP एक्ट की धारा 32 में मतदाता सूची तैयार करने में लापरवाही को लेकर सजा का प्रावधान है और इसी दबाव के कारण देश भर से BLOs की 21 आत्महत्याओं की खबरें आई हैं। वकील ने अदालत को यह भी बताया कि SIR के लिए आवश्यक फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख अब 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अंत में बेंच ने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल BSF के स्थापना दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर PM ने लिखा, BSF के स्थापना दिवस पर सभी कर्मियों को मेरी शुभकामनाएं। BSF भारत के अटूट संकल्प और सर्वोच्च पेशेवर भावना का प्रतीक है। उनका कर्तव्यनिष्ठ भाव अनुकरणीय है। वे सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सेवा करते हैं। उनके साहस के साथ साथ उनका मानवीय दृष्टिकोण भी असाधारण है। हमारे राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के उनके प्रयासों के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मुंबई में 12वें CII बिग पिक्चर समिट का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने किया। इस बार कार्यक्रम का थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग, रचनात्मकता और वाणिज्य को जोड़ना। कार्यक्रम में संजय जाजू ने कहा कि मनोरंजन इंसान की बुनियादी जरूरतों की तरह ही जरूरी है, जैसे भोजन, कपड़ा और मकान। उन्होंने कहा कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसमें करोड़ों लोग काम करते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जो न केवल लोगों को जोड़ता है, बल्कि देशों के बीच भी संबंध मजबूत करता है। उन्होंने आगे माना कि तकनीक के आने से इस सेक्टर में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और आने वाले समय में भारत के पास दुनिया में अपनी पहचान और मजबूत करने का बड़ा मौका है। 4 things which remained common to human civilization
across civilizations, across millenniums, whatever that is. It would always be food, shelter, clothing and entertainment. This entire segment of people working in technologies which create all this, another few million here and there. So it's not a small number. If we add all these together, this would be close to about 10 million people. 1 करोड़ लोग इस देश के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सेगमेंट से जुड़े हुए हैं और इस सेगमेंट से अपनी लाइवलीहुड को निकाल रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के लिए समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तारीख बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई वक्फ का केयरटेकर 6 दिसंबर की डेडलाइन तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है तो वो ट्राइब्यूनल के सामने देरी की वजह बताकर एक्सटेंशन ले सकता है। लेकिन याचिकाकर्ता नए वक्फ कानून में दी गई समय सीमा को ही बदलवाना चाहते हैं। ये मांग सही नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब तारीख बढ़ाने के लिए प्रभावित पक्ष ट्राइब्यूनल जा सकता है तो मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल देने की कोई वजह नहीं दिखती। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल का कहना था कि लाखों केयरटेकर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं लेकिन पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के चलते दिक्कत आ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक पोर्टल काम कर रहा है लेकिन आप इसमें गड़बड़ी बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको इसके समर्थन में दस्तावेज दाखिल करने चाहिए। आज कर्नाटक के धारवाड़ में सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों को भरने और आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने धारवाड़ चलो मार्च निकाला। पुलिस ने कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बावजूद इसके भारी संख्या में छात्र और छात्र नेता सड़क पर उतर आए। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने मार्च शुरू किया, पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने सैकड़ों छात्रों को श्रीनगर सर्कल के पास हिरासत में ले लिया। छात्रों की योजना जयंती सर्कल में बड़े प्रदर्शन की थी जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, कुड्डालोर और रानीपेट सहित कई हिस्सों में सोमवार को चक्रवाती तूफान दीतवा के प्रभाव के कारण लगातार मध्यम बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान दितवा कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल गया है और अगले 24 घंटों तक इसी रूप में स्थिर रह सकता है। इसके प्रभाव के कारण अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है। आईएमडी ने अपने बुलेटिन में कहा है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इससे सटे उत्तर तमिलनाडु पुदुचेरी तटों के ऊपर स्थित गहरा दबाव पिछले 6 घंटों में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा और उसी के आसपास केंद्रित रहा। ये चेन्नई से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व, पुदुचेरी से 90 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व, कुडालोर से 110 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व और कराईकल से 180 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित था। बुलेटिन के अनुसार ये तंत्र उत्तर तमिलनाडु पुदुचेरी तटों से लगभग 50 किलोमीटर दूर था और इसके 1 दिसंबर की दोपहर तक और कमजोर होकर अवदाब में बदलने की संभावना है। यह अवदाब चक्रवाती तूफान दितवा के प्रभाव से बना है। भारत ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में वायुसेना MiG-17 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव के काम में जुटा है। वायुसेना के विमान ने कोटमाले से बच्चों समेत श्रीलंका के 34 नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम किया है। इन नागरिकों को कोटमाले से निकालकर कोलंबो पहुंचाया गया है। वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर्स कोटमाले में तलाश अभियान संचालित कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य पर्वतीय क्षेत्र है तथा भूस्खलन एवं बाढ़ के कारण यहां सड़क संपर्क टूट गया है। सेना ने मेडिकल सहायता और खाद्य आपूर्ति वितरित करने में मदद की। इस बीच भारतीय नौसेना का जहाज INS सुकन्या राहत सामग्री लेकर त्रिकोणमाली पहुंच गया है। बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को जमीन घोटाला मामले में आज 5 साल की जेल की सजा सुनाई। ढाका के विशेष न्यायाधीश की अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम ने इसी मामले में हसीना की बहन शेख रहाना को भी 7 साल और हसीना की भांजी ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार रोधी आयोग ACC द्वारा दायर किए गए मामलों में हसीना से जुड़ा ये चौथा फैसला है। ACC ने 12 से 14 जनवरी के बीच अपने ढाका एकीकृत जिला कार्यालय 1 में पूर्वांचल न्यू टाउन परियोजना के तहत भूखंड के आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर
6 अलग अलग मामले दायर किए थे। एसीसी के मुताबिक हसीना ने राजुक के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके अपने और अपने बेटे सजीव वाजिद जॉय और बेटी साइमा वाजिद पुतुल सहित कई रिश्तेदारों के लिए गैर कानूनी तरीके से 6 भूखंड हासिल किए, जिनमें से हर एक का आकार 10 कट्टा था, जबकि मौजूदा नियमों के तहत वे इसके योग्य नहीं थे। इस मामले में 31 जुलाई को 29 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, जिनमें हसीना रेहाना, जॉय, पुतुल और ट्यूलिप शामिल हैं। हसीना को 27 नवंबर को 21 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें पूर्वांचल जमीन घोटाला मामले में दायर किए गए 3 मामले में से प्रत्येक में 7 साल की सजा शामिल है। जॉय और पुतुल अलग अलग मामलों में सह आरोपी थे और उन्हें प्रत्येक मामले में 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।